बात करेंगे भारत सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं है बल्कि दहशतगर्दों की सबसे बड़ी मददगार रियासत है। मोदी सरकार खुद ही दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग में मसरूफ रही। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत बाज नहीं आया और आज के दिन हमें समझ लग गई है कि भारत ने साल 2026 में क्या करना है। और कश्मीर की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है कि भारत एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान पर एक बहुत बड़े हमले की और फॉल्स फ्लैग की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। लेकिन अब जो ब्रेकिंग न्यूज में आपको देने जा रहा हूं कश्मीर बॉर्डर से कि भारतीय फौज ने अपनी तोपें अपने टैंक्स को वहां पर रवाना कर दिया है। इस वक्त भारतीय फौज जो उनकी पेशकदमी है खुफिया तौर पर जो हैवी अटरली है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्यों भेजी जा रही है। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा, असल वजह तो यही है ना, पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है और क्या है। आपको पता है इंडिया कभी जो है वो पाकिस्तान का या अफगानिस्तान मुसलमानों का दोस्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मकासद कुछ और ही है, वो यही है कि पाकिस्तान को उन्होंने फतह करना है। हम लोग नाअहल लोग हैं ओवरऑल, मुसलमानों की ओवरऑल यकजहती ना होने की वजह से आज ईरान ये फेस कर रहा है। आप क्या समझते हैं ये अकेला ईरान फेस करेगा? आपको नहीं पता कि ग्रेटर इजराइल के मैप के अंदर सऊदी अरब भी लताड़ा जाता है साथ ही? आपको नहीं पता कि यूएई और कतर और ये सारे ममालिक जो हैं ये भी अल्टीमेटली ग्रेटर इजराइल के प्लान के अंदर इनके पार्ट्स भी आएंगे? हमें नहीं पता कि क्या पाकिस्तान को किस तरीके से वो किस निगाह से देखता है इजराइल। हम लोगों को नहीं पता कि इजराइल और पाकिस्तान, इजराइल पाकिस्तान और ईरान से ही डरता है। सो वी नो ऑल दिस, लेकिन हम क्या अपनी बारी का इंतजार करेंगे कि हमारी बारी आएगी तो ये ईरान के बाद पाकिस्तान की तरफ जो है वो इजराइल का रुख होगा और इससे हम लोग जो है वो इज्तनाब नहीं कर सकते और इसके लिए हमें तैयार होना है। एंड रिमेंबर वी कैन नॉट रिलाई ऑन एनी अदर कंट्री। आपको अगर चले जाए पहली वर्ल्ड वॉर जिसकी हम बात करते हैं, ये क्यों शुरू हुई थी? सिर्फ एक असैसिनेशन, आर्च ड्यूक फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया, एक असैसिनेशन के बाद आप देखो कि किस तरह आपका बम फटा पूरा, आपकी एक वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई थी। आज भी आप एक सिर्फ वेट कर रहे हैं एक तीली का, वो सही जगह पे लग गई, कर गई। हमने यहाँ पूछना है who's fighting who's war? कौन किसकी जंग लड़ रहा है? मुझे बता दो, या इजराइल अमेरिका की लड़ रहा है या अमेरिका इजराइल की लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस रीजन के नेतन्याहू हैं और बहुत सिंपल सी बात है कि नरेंद्र मोदी का टारगेट पाकिस्तान है। उनका जो नेतन्याहू के साथ एक पैक्ट है, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली पैक्ट है, वो ये है कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। बहरहाल हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठ रहा है और इंडिया अब एक फर्मली ज़ायनिस्ट कैंप के अंदर आ गया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा तशवीशनाक बात है क्योंकि एक तरफ आपके हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ ईरान अगर टूट फूट का शिकार होता है तो वहां तक इजरायली इन्फ्लुएंस आएगा। तो आप इस चीज को बिल्कुल एंश्योर्ड समझें कि अगर ऐसी कुछ सूरत हाल होती है तो वही जो आज बात हो रही है कि कुर्दिश मिलिटेंट्स को आप लेके आएं और अंदर रिजीम चेंज में हेल्प करें, तो हिंदुस्तान इजराइल के साथ मिलके बलूचिस्तान और आप उसके बॉर्डर के अराउंड इश्यूज क्रिएट कर सकता है। मेरे ख्याल में हमारे लिए ये वेकअप टाइम है। अब हम पाकिस्तान में बैठ के बाहर की जो हालात हैं उसका सिर्फ तस्करा नहीं कर सकते, बल्कि हमें एक्टिवली सिनारियोज बिल्ड करने चाहिए कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उसको कैसे हम जोड़ें, स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप को आपस में जोड़ें, मुल्क को अंदर से मजबूत करें। क्योंकि ये जो मोदी साहब का पहले यूएई के जो प्रेसिडेंट थे वो वहाँ तशरीफ ले गए, उसके बाद मोदी साहब का जाना चंद दिन वॉर से पहले इजराइल में, और अब इजराइल कह रहा है कि हम हमारी बहुत सारी डिफेंस प्रोडक्शन जॉइंट इंडिया के साथ होगी। अब ये उनका गैम्बल सक्सीड होता कि नहीं, लेकिन ये एक नया वेरिएबल आ गया है कि पाकिस्तान अब मशरक़ वुस्ता के बिल्कुल मार्जिन्स पे नहीं है, बल्कि मशरक़ वुस्ता के अंदर जो नई गेम हो रही है उसके अंदर एम्ब्रॉयल हो रहा है। और ये हमारे जो तज्जियाकार हैं, हमारे जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनके लिए एक नया चैलेंज दरपेश आ रहा है। लेकिन जिस तरह मैं मिडल ईस्ट को स्टडी करता हूँ यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में, उस लिहाज से अब ये एक पाकिस्तान इंक्रीजिंगली इज नो लॉन्गर ए मार्जिनल एक्टर, इट इज बीइंग ब्रॉयल्ड ड्रॉन इनटू दिस लार्जर स्ट्रगल। एक तो ये मैं देख रहा हूँ। दूसरी चीज
चीज ये है कि आपकी जो वॉर है वो लगता है कि कॉस्ट अमेरिका के लिए भी, बाहर के लिए भी बढ़ रही है, लेकिन इजराइल के लिए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि पिछले 57 सालों से जो इजरायली रजीम थी उसका ये ख्वाब था कि वो किसी तरह आखिरी जो रखना है मिडल ईस्ट की एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन में, वो ईरान को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करें। अभी तक तो वो कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन मेरे ख्याल में वो इसको तवालत दे सकते हैं जंग को, जब तक कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो। और कल जो तेल अवीव के थिंक टैंक के एक बंदे ने जो कहा वो बहुत खौफनाक बात है। उन्होंने कहा हमारे सामने जो आउटकम्स हैं उसमें अगर जहां पे रजीम कलैप्स होती है, स्टेट कलैप होती है, सिविल वॉर होती है, हम तमाम ऑप्शंस के लिए जो है तैयार है और वो सब ऑप्शंस हमारे लिए काबिल कबूल हैं। तो अब आप जरा एक लम्हा सोचिए कि ईरान अगर बाल्कनाइज होता है, अगर उसकी स्टेट कलैप्स होती है, उसके इंस्टीट्यूशंस कलैप्स होते हैं, तो आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर कितना बड़ा दबाव आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए हंगामी तौर पर मेरे ख्याल में हमारे जो थिंक टैंक्स हैं और हमारे जो रेलिवेंट इदारे हैं उनको इसके ऊपर गौर फिक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान खुफिया भी नजम साकिर साहब ने आपका जवाब दे दिया है। अब मजबूर हैं, हम क्या कहाँ जाएंगे? आप मुझे बता दें। आप दांत दिखाने की कोशिश करें ना। जब आपकी गवर्नमेंट लंदन में विगमो स्ट्रीट पे एक वो बाउचर आके आपका एक गवर्नमेंट को उड़ाने के पूरे प्लान बनाता है, तो फिर आपको सोच लें आप क्या है। बात यह है कि यहाँ आपका सऊदी अरेबिया का जो एक डिफेंस पैक्ट है वो एक डिफेंस एक आप कह लो इकोनॉमिक पैक्ट भी है कि इन द इवेंट ऑफ सच इंसिडेंट्स आप कम से कम तेल से महरूम नहीं होंगे। ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि हम जो हैं हम तो हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी है? जब हमने सवाल किया, हमारी फॉरेन पॉलिसी है पीस, ट्रैंक्विलिटी, रीजनल हार्मनी। हमने 1947 से ये पॉलिसी रखी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो नेबर है उसको हमेशा नेगेट करने की कोशिश करता है। अब ये एक अच्छी चीज है, हम एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, एनर्जी पर रिलाई करते हैं, एनर्जी आपके पास आती रहेगी। बात यह है, बिफोर आई गो ऑन टू एनीथिंग एल्स, मैंने पहले भी कहा है कि आज हमारी हुकूमत, शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी एक बात की है, ये होर्डिंग और ये जो प्राइस के इधर उधर करेंगे इनको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि गरीब आदमी ऐसे मौके के ऊपर बिल्कुल ही पिस जाता है, वो उठता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इनको चाहिए कि कड़ी नजर रखें, कीमतें ना बढ़ें, क्योंकि कीमतें बढ़ेंगी एक आम आदमी होगा, और यही आम आदमी है जो कि फिर तोड़ा ताड़ी में निकलता है बाहर। ये अमीर आदमी नहीं निकलता, याद रखना। उसके पास लैंड क्रूजर है, वो नहीं लेके जाएगा बाहर, ये साइकिल वाला। सो इस वक्त जो हमारी जो पॉलिसी है, हमारी एक आप कह लो कि एक ऐसी पॉलिसी है कि सिट एंड वॉच, दैट्स इट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत बड़ी खबर चल रही है और पूरे पाकिस्तान में एक खबर ने हड़कंप मचा रखा है और वहाँ पे डर का माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अभी लगातार जब से ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है, तब से पाकिस्तानी इस बात पे लगे हुए हैं और अपने लोगों को बताने पे लगे हुए हैं कि अगला नंबर ईरान के बाद पाकिस्तान का ही होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत डर जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू, उन्होंने भी अपने बयान देते हुए कह दिया था, क्योंकि उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि हम मुस्लिम रेडिकलाइजेशन जो है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और उसमें ईरान के बाद अगला जो नंबर है वो पाकिस्तान का होगा। और उसी समय से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और ख़ास करके उस टाइम से जब नरेंद्र मोदी जो है वो इजराइल गए और इजराइल से आने के बाद जो है वो इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, और इसी वजह से पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि कहीं अगला नंबर हमारा ना हो जाए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन जो है वो कितना ज़्यादा है और इजराइल और इंडिया के खिलाफ जो दुश्मनी है वो पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा है। और पाकिस्तानियों को लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर, यानी कि भारत के साथ मिलकर इजराइल जो है वो पाकिस्तान में कुछ बड़ा कर सकता है। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बलूचिस्तान आज़ाद होने के लिए पूरी तरीके से जो है वो तैयार है। वहाँ के अगर आम लोगों को देखें तो लगभग 90 to 95% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो बलूचिस्तान से अलग हो जाएं। कुछ जो उनके पालतू लोग हैं जो बलूचिस्तान में रह रहे हैं वही नहीं चाहते कि बलूचिस्तान से अलग होए। तो क्यों तो और दूसरी तरफ POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, वहाँ के लोग भी जब
इंडियन कश्मीर को देखते हैं तो उनको लगता है कि काश हम इस कश्मीर में होते तो जो डेवलपमेंट इंडियन कश्मीरी को मिल रहा है वो हमको भी मिलता। तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अलग अलग जो है वो कहीं ना कहीं हिस्सा हो सकती है, और यही पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डर का माहौल है। क्योंकि अगर इजराइल और भारत साथ में मिलकर अगर यहाँ पे कुछ करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि भारत जिसके पास आर्मी है, जिसके पास पैसा है, और अगर इजराइल भी साथ में आ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो और भी ज़्यादा ताकतवर है और वो पूरी दुनिया में है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है वो भारत और इजराइल की दोस्ती पाकिस्तानियों ने जो है वो देखी है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और लगातार हर डिबेट में अगर आप देखें तो वो ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का ही होगा। यानी कि पूरी तरीके से पाकिस्तान में डर का माहौल है कि अगर ईरान में कुछ भी होता है, अगर ईरान में तख्ता पलट होता है, जो कि अभी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि होता है कि नहीं होता है, तो अगर होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि एक बॉर्डर पे भारत खड़ा है तो दूसरी बॉर्डर पे अफगानिस्तान, और जो तीसरा बॉर्डर ईरान का है, अगर वहाँ पे रिजीम चेंज होता है तो फिर जो इजराइल है उसको बताने वाली जो गवर्नमेंट है वो ईरान में आ जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।